नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग एक और CGL का जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। पेपर कोड आपको नज़र आ रहा है 025803, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसमें वो कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पे ज्यूज़ हम लोग किसको बोलते हैं? यहूदियों को बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पे यहूदी पूजा अर्चना करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वो स्थान जहाँ पर यहूदी पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म से संबंधित उपासना करते हैं, उसको हम लोग सिनेगॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेगॉग। एक दूसरा शब्द हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, कैथेड्रल। तो कैथेड्रल के अलग अलग मीनिंग है। इसको चर्च भी बोलते हैं, इसको पब भी बोला जाता है। वो स्थान जहाँ पर शराब या मदिरा का सेवन किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो कैथेड्रल जो है उसको चर्च और पब, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा मीनिंग हैं। डेमागॉग दोस्तों एक लीडर के लिए आता है, नेता के लिए। वो लीडर या नेता जो झूठे वादे करके जनता का विश्वास जीत ले। ऐसा नेता जो झूठे वादे करके जनता का विश्वास जीत ले, सत्ता प्राप्त कर ले, उसको हम लोग डेमागॉग बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल से आप इसको याद रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है एक तरीके का डेमागॉग है, हर बार झूठे वादे करता है और सत्ता में आ जाता है। अगला है सेमागॉग। ऐसा कोई वर्ड संभव नहीं है, बनता नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए हो गया, और बाकी जो वर्ड्स थे उसके भी हमने मीनिंग देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 जो है दोस्तों, हमें सेंटेंस का वो पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर है, गलती है। दिया हुआ है, आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अप्पू घर। ये कह रहा है कि मैं जो है आश्चर्यचकित हो गया था। ये कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया था, मैं भौचक्का रह गया था जब मैंने, ग्लैमरस का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ग्लैमरस का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव है, हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? खूबसूरत। तो वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि मैं जो है आश्चर्यचकित था, भौचक्का रह गया था जब मैंने खूबसूरत अप्पू घर देखा था। तो यहाँ पर टेकन विथ सरप्राइज आपको दे रखा है। आश्चर्यचकित होने के लिए जो उचित फ्रेज है वो टेकन विथ सरप्राइज नहीं है, टेकन बाई सरप्राइज है। तो यहाँ पर टेकन विथ सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्यचकित के लिए फ्रेज जो है वो टेकन बाई सरप्राइज बनता है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन की गलती है, विथ के स्थान पे बाई प्रेपोजिशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट बनेगा, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, कि मैं आश्चर्यचकित हो गया था, भौचक्का रह गया था जब मैंने खूबसूरत अप्पू घर देखा था। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। खाली स्थान में उचित शब्द भरना है।
ये कह रहा है कि द मॉडर्न क्लब, कि आधुनिक जो क्लब है वो इज सिंपली ए मोर रिफाइंड सब्सटीट्यूट डैश द ओल्ड फैशन्ड टैवर्न। पुराने समय में टैवर्न नाम का एक स्थान होता था जहाँ पर लोग जो है मदिरा पान करते थे और वहाँ पर स्त्रियाँ जो है वो नृत्य करती थी। आधुनिक समय में अगर हम लोग देखें तो उस स्थान को जहाँ पे मदिरापान होता है, स्त्रियां नृत्य करती हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? क्लब बोला जाता है। उसको हम लोग पब के नाम से भी जो है संबोधित कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि क्लब जो है एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है। रिफाइंड मतलब जिसको अपन ने थोड़ा सा क्या किया है, साफ किया है, उसकी जो इम्प्योरिटी है, गंदगी किसी चीज़ की हटा के उसको स्वच्छ करना, उसको रिफाइन करना बोलते हैं। तो कह रहा है आधुनिक समय में जिसको हम लोग क्लब बोलते हैं वो एक तरीके से स्वच्छ स्वरूप है टैवर्न को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्थानांतरित करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित करना, किसी चीज़ के स्थान पे दूसरी चीज़ को लेकर के आना, उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ हमें देखना है कि कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए। तो दोस्तों ये फिक्स प्रेपोजिशन का सवाल है। आगे से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ब है, सब्स्टिट्यूट जो वर्ब है, इसके साथ हम लोग कौन से प्रेपोजिशन का उपयोग करते हैं? प्रेपोजिशन फॉर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 में ऑप्शन ए अपना उचित जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो है दोस्तों, इसके अंदर हमें मेनली मीनिंग बताना है दिए हुए शब्द का। वर्ड क्या दे रखा है? रित। वर्ड विद बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम बताना है हमें। यहाँ पर क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। हिंदी में हम लोग क्या बोल देंगे? पर्यायवाची। हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। देखो, रित का मतलब होता है दोस्तों दर्द से छटपटाना। आपको कोई पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, उससे छटपटाना, उसको बोला जाता है रित। तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ स्क्वर्म होगा। स्क्वर्म का मतलब भी होता है दर्द से, पीड़ा से या कष्ट से छटपटाना। एक आपको वर्ब दे रखा है यहाँ रैप। रैप एक वर्ब है। रैप का मतलब होता है दोस्तों लपेटना। रैप का मतलब क्या होता है? लपेटना, किसी चीज़ को कवर अप करना। दोस्तों मूव का मतलब होता है चलना। मूव का मतलब होता है चलना, वर्ब है। गार्लैंड का मतलब होता है दोस्तों माला। गार्लैंड अपन किसको बोलते हैं? माला को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर ये कह रहा है कि आप अपोजिट बताइए। अपोजिट यानी विलोम शब्द। किसका विलोम शब्द बताना है अपने को? लिगेटो का। दोस्तों लिगेटो का मतलब होता है इवन या स्मूथ सरफेस। हिंदी में अपन बोल सकते हैं चिकनी सतह, बिना उबड़ खाबड़। चिकनी सतह जहाँ पे कोई जो है उतार चढ़ाव नहीं है, ऐसे स्थान को लिगेटो बोलते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनइवन। यहाँ पर ई और होगा।
अनइवन, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़। अनइवन का मतलब क्या हो गया? उबड़ खाबड़। रफ भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रफ। हिंदी में क्या होता है रफ का मतलब? खुरदुरा। ठीक है, चलिए। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। और क्या बोल सकते हैं? कॉन्साइज। और क्या बोल सकते हैं? टर्स। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटे में। कॉन्साइज और टर्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, अनइवन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हमें यहाँ पर क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों सही जो स्पेलिंग होती है वो होती है REPLENISH। रिप्लेनिश वर्ब है ये। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः किसी चीज को पूर्व अवस्था में ले आना। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पानी का ग्लास था, वो हमने पी लिया, अब ग्लास खाली है। तो पहले ग्लास में क्या था? पानी था। तो अब उस ग्लास को हम लोग वापस भर दें पानी से, तो हमने उसको क्या कर दिया? रिप्लेनिश कर दिया। पुनः किसी चीज़ को पूर्व अवस्था में ले आना। तो अगर ये स्पेलिंग आप मैच करें तो किससे मैच हो रही है? ऑप्शन बी से मैच हो रही है। तो ये हमारा आंसर है। बाकी ए, सी और डी में गलत स्पेलिंग दी हुई है। इस तरीके के प्रश्न आ जाएं तो प्रश्न को ध्यान से ज़रूर पढ़ना है कि सही स्पेलिंग पूछी है कि गलत। क्योंकि कई बार हम क्या कर देते हैं, पूछता गलत स्पेलिंग है बता के सही आ जाते हैं, पूछता सही है बता के गलत आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। 82 देखो, 82 में ये कह रहा है कि हमें एक शब्द में बताइए कि इस दिए गए कथन को, सेंटेंस को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। तो कह रहा है सॉन्ग यूज टू हेल्प ए चाइल्ड फॉल अस्लीप। वो गाना जो एक बालक को नींद दे या उसको सुलाने के लिए उपयोग में लिया जाए। बालक या बालिका को, बालक या बालिका को, कौन सा बालक या बालिका? छोटा या छोटी। तो किसी छोटे या छोटी बालक या बालिका को सुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत। किसी बालक या बालिका को सुलाने हेतु जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, आपने कहा कि सर बचपन में हम नहीं सोते थे तो हमारी माँ हमको क्या सुनाती थी? लोरी। अब ये जो लोरी है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लोरी को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों लुलैबी। लोरी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लुलैबी। एक वर्ड आपको दे रखा है जिगल। जिगल का मतलब होता है झूलाना। आपने झूले में बहुत ज़्यादा झूला होगा तो झूले को अपन वो धक्का देते हैं ना, झूला आगे पीछे होता है, तो उसको जिगल बोलते हैं, झूलाना, जिगल। ठीक है। लल का मतलब होता है निराश, बोरियत टाइप जो है उसके लिए आता है। तो यहाँ आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 में अपने को क्या करना है? अपने को अंडरलाइंड वर्ड को चेक करना है कि क्या अंडरलाइंड वर्ड सही है। अगर अंडरलाइंड वर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट।
और अगर लगता है कि वाक्य के अनुसार अंडरलाइंड वर्ड सही नहीं है तो हमें बचे हुए जो ऑप्शन है उसमें से उपयुक्त वर्ड वहाँ पे यूज़ करना है। कह रहा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या है? व्यायाम। तो ये कह रहा है कि व्यायाम जो है क्या है? बेनेवोलेंट है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु। और क्या बोल सकते हैं? कृपालु। तो ये कह रहा है कि व्यायाम जो है वो दयालु है या कृपालु है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये कह रहा है कि व्यायाम जो है वो दयालु है, कृपालु है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए दयालु कृपालु थोड़ी होगा, लाभकारी होगा। आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप व्यायाम करते हो तो वो अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता है या अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो बेनेवोलेंट तो नहीं आएगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो चला गया। अब यहाँ पर बेनिफिशेंट और बेनिफिशियल और बाउंटियस 3 वर्ड दे रखे हैं। दोस्तों बाउंटियस का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता। कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम लोग बाउंटियस बोलते हैं। बेनिफिशेंट का मतलब होता है लाभ प्राप्त हेतु। बेनिफिशेंट का मतलब होता है लाभ प्राप्त हेतु और बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभकारी। बेनिफिशियल एडजेक्टिव है और बेनिफिशेंट जो है ये भी हमारा जो है एक वर्ड आपने सुना होगा मैग्निफिसेंट, उसी तरीके से है बेनिफिसेंट। तो ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन बेनिफिशियल का तो मतलब होता है कि लाभकारी, जो चीज़ हमारे को बेनिफिट करेगी, हेल्प करेगी। और बेनिफिशेंट का मतलब होता है लाभप्रद, मतलब जिससे हम लाभ प्राप्त करें। तो यहाँ पर उचित एडजेक्टिव होगा बेनिफिशियल। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ, कि व्यायाम जो है वो अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता है। एक इसमें यह भी ध्यान रखना कि बेनिफिशियल के साथ हम लोग हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। 84 में जो है हमें एक मुहावरा दिया हुआ है, उसका मीनिंग बताना है। ये कह रहा है गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड, गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड। तो ये जो मुहावरा है गिव अ पीस ऑफ माइंड, ओरिजिनल ये जो मुहावरा है वो है गिव अ पीस ऑफ माइंड। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली। गिव अ पीस ऑफ माइंड एडियम का क्या मीनिंग होता है? टू स्पीक एंग्रीली। हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा टू स्पीक एंग्रीली का? हिंदी मीनिंग हो जाएगा गुस्से में बोलना। क्या मीनिंग हो जाएगा? गुस्से में बोलना। या आप बोल सकते हैं किसी को डांटना, फटकारना। ये सारे जो हैं इसके मीनिंग हिंदी में आप ले सकते हैं। अब स्पीकिंग काइंडली का तो मतलब हो गया बहुत ही प्रेम से, दया भाव से बोलना। प्रेम या दया भाव से बोलना। स्पीकिंग काइंडली का तो मतलब हो गया कि अपन किसी से बहुत ही प्रेम से और दया भाव से बोले, बात करें। स्पीकिंग सैडली का तो मतलब हो जाएगा दुख से बोलना। दुख या पीड़ा, दुख या पीड़ा से बोलना। स्पीकिंग सैडली का मतलब हो जाएगा दुख या पीड़ा से बोलना। स्पीकिंग चीयरफुली, चीयरफुल का मतलब होता है खुश, प्रसन्न। तो स्पीकिंग चीयरफुली का मतलब हो जाएगा खुशी से बोलना, खुशी से बोलना।
तो अब ये जो बचा है ना डी में, स्पीकिंग शार्पली, तो एंग्रीली या शार्पली वो एक ही बात है कि बहुत ज़्यादा आक्रामकता से, गुस्से से बोलना। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 85 जो है ये, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस दिया हुआ है, लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी हार्ट। इस वाक्य का अर्थ है कि हर हृदय में, प्रत्येक हृदय में ज्ञान का दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। तो इस वाक्य का अर्थ है कि प्रत्येक हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जलाओ। यहाँ ये जो लाइट आपको दिया हुआ है ना दोस्तों, ये नाउन नहीं है। बहुत सारे लोग इसको नाउन समझने की गलती यहाँ करेंगे। नाउन के संदर्भ में लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रकाश। लेकिन बेसिकली ये यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया है। तो लाइट द लैम्प का मतलब होता है कि यहाँ पर लाइट का मतलब होगा प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करना। तो यहाँ पर ये लाइट वर्ब की तरह यूज हुआ है कि प्रत्येक हृदय में ज्ञान रूपी दीपक क्या किया जाए, जलाया जाए। क्या किया जाए, जलाया जाए। प्रत्येक हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को क्या किया जाए, जलाया जाए। अब ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। किसकी कैटेगरी में आ गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया ये। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो हम लोग किससे बना सकते हैं, लेट से बना सकते हैं। तो लेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैंने आपको रूल बताया था कल, वॉइस के अंदर जब भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हमको VTC रूल फॉलो करना है। वर्ब पकड़ेंगे, वर्ब से टेंस पता चलेगा, फिर चेंज कर देंगे। तो यहाँ लाइट वर्ब मिली है। वर्ब क्या है, लाइट। जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। साथ ही साथ एक आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर हम लोग उपयोग में लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर उपयोग में लेते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको चेक करना है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो बीइंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में यहाँ पर बी के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है। ठीक है, बी के साथ आपको कौन सी फॉर्म नज़र आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बेसिकली हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। तो ये जो लाइट की अगर बात करें तो लाइट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, नाउन नहीं है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिट और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लिट। तो बी लिट जो है ये हमारा यहाँ पर उचित हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बी, लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज। तो लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लिट इन एवरी हार्ट। लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लाइटनिंग, मैंने आपको बताया था कि बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज लाइट इन एवरी, तो ये तो आपने चेंज ही नहीं किया, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखो 86 में क्या करना है, आपको दिए गए शब्द का उचित मीनिंग बताना है। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची। अब ये जो शब्द है इनएब्रिएटेड, इसका मतलब क्या होता है, इनएब्रिएटेड का मतलब है दोस्तों नशे में धुत। जिसने नशा कर रखा हो, बहुत ज़्यादा नशे में एकदम चूर है, धुत है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनएब्रिएटेड। ये बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है। इनएब्रिएटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसकी तरह काम करने लग जाए,
एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इनएब्रिएटेड का पर्यायवाची हमें पता करना है। रेस्टलेस का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, बेचैन। इसके लिए एक और सिनोनिम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंग्शियस, और क्या लिख सकते हैं, नर्वस। ये सारे आपस में पर्यायवाची हैं। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अत्यधिक खुश या फिर प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश प्रसन्न, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जुबिलेंट बोलते हैं। अनकॉल्ड फॉर मतलब जिसको बिना बुलाया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ड्रंक, क्योंकि ड्रंक का मतलब भी क्या होता है, पियक्कड़। क्या होता है, पियक्कड़। ये भी पास्ट पार्टिसिपल ही है। देखिए यहाँ पर ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रैंक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है, इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ इनएब्रिविएटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्रंक। आगे देखो 87। अब ये एक क्लोज टेस्ट आ गया है, इसको पढ़ेंगे। देखो क्लोज टेस्ट ये जो आपको दे रखा है, इसमें बेसिकली आपको क्या दे रखा है, एक यूनेस्को की साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब जिसको हमने विश्व की उन धरोहर में शामिल किया है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष है, उपयोगी है। तो वो जो एक धरोहर है वो है हम्पी। हम्पी जो है वो उस स्थान का नाम है, संस्कृत शब्द है हम्पी। तो हम्पी जो है एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारत में है, और जो कहाँ पर स्थित है, नियर हॉस्पेट टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका जो राज्य है भारत के अंदर, उसके अंदर हॉस्पेट नामक टाउन को हिंदी में बोलते हैं कस्बा। तो हॉस्पेट नामक कस्बे के अंदर कर्नाटक के जिले में ये स्थित है हम्पी। कह रहा है इंडिया डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। इंडिया असाइड, असाइड का मतलब होता है किनारे, अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, अवे का मतलब होता है दूर, और अमंग एक प्रेपोजिशन है, इसका काउंटर प्रेपोजिशन जो है वो है बिटवीन। बिटवीन दो के लिए आता है और अमंग दो से ज्यादा के लिए। तो ये कह रहा है भारत डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। तो भारत के अंदर हम्पी के आकर्षण क्या क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा अमंग। इंडिया अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। भारत के अंदर हम्पी में जो आकर्षण है, जो देखने लायक चीज़ें हैं वो क्या क्या है, खूबसूरत मंदिर है, रूइंस ऑफ पैलेसेस। पैलेस का मतलब होता है महल। तो जैसे महल है वो टूट गए, पुराने हो गए, तो पीछे जो चीज़ें बची उसको रूइन बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको खंडहर भी बोल सकते हैं। और डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स, जल से संबंधित मतलब जल के कोई ढांचे बने हुए हैं। एंशिएंट मार्केट्स, प्राचीन बाजार है। रॉयल पेविलियंस हैं, ठीक है, शाही स्थान है बैठने के। बेस्टियंस, रॉयल प्लेटफॉर्म्स, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, द लिस्ट इज प्रैक्टिकली डैश। और इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने लायक हैं। तो अब अपन अगले उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन कहाँ से अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि
अगला जो है क्या है, इंडिया अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी डैश। हम्पी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमें वर्ब लेनी है। तो हम्पी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं और ये हमारा जो बातचीत चल रही है ये उन्होंने कहा है, देखो लिस्ट इज़ प्रैक्टिकली, यहाँ प्रेजेंट टाइम को लिया है तो हमें पीछे भी प्रेजेंट ही लेना है। तो इतने सारे आकर्षण है तो बहुवचन है, तो प्रेजेंट में अगर प्लूरल वर्ब आपको चाहिए तो क्या ले लेंगे, आर। तो यहाँ पे हो जाएगा अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी आर, क्या क्या है, खूबसूरत मंदिर हैं और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 के लिए इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 89 में जो है क्या आना चाहिए, तो रूइंस ऑफ पैलेसेस डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स। तो पैलेसेस के यहाँ पर बचे हुए सामान की बात करी थी कि जो चीज़ें वहाँ बच गई है, तो यहाँ पर भी कौन सा शब्द उचित होगा, रिफंड। रिफंड मतलब कि भी आपने कहीं पैसा दिया, अब वो जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप अपना वापस जो पैसा लेते हैं उसको रिफंड बोलते हैं। रेवेन्यू जो है वो पैसे के लिए आता है, धन संपत्ति को रेवेन्यू बोलते हैं। रिटर्न मतलब किसी चीज़ आपने कहीं पे कोई निवेश किया, उसके एवज में जो पैसा आपको मिलता है उसको रिटर्न बोलते हैं। रिमेन मतलब बची कुची चीज़ें, रिमेन्स का मतलब क्या हो गया, बची कुची चीज़ें। तो यहाँ पर इसने कहा है कि जो महल थे वो अब उस स्थिति में तो नहीं है, तो उनके जो पीछे चीज़ें हैं वो रूइंस है। डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर, इसी प्रकार के जलीय ढांचे हैं तो उनके भी बची कुची चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, यानी रिमेन्स। तो यहाँ आ जाएगा रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि वहाँ पर और क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मार्केट स्ट्रीट्स है, रॉयल पेविलियंस है, बेस्टियंस है, रॉयल प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेजरी बिल्डिंग्स। द लिस्ट इज प्रैक्टिकली डैश। जो लिस्ट है अलग अलग चीज़ों की वो कैसी है, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड है, फिनिश्ड मतलब खत्म हो चुकी, रिटन मतलब लिखित, एंडलेस मतलब अंतहीन। तो उन्होंने कुछ उदाहरण तो हमें को दिए कि वहाँ मंदिर है, ये है, वो है, और फिर लास्ट में कहा कि ये जो लिस्ट है वो एंडलेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। तो प्रैक्टिकली एंडलेस बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है। फिर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 91। इसमें उन्होंने कहा है मोस्ट ऑफ द विजिटर्स, ज़्यादातर जो लोग विजिट करने आते हैं, ज़्यादातर जो लोग विजिट करने आते हैं हम्पी, वो वहाँ पर पहुँचते हैं कहाँ पे, वेल कनेक्टेड हॉस्पेट जंक्शन पे पहुँचते हैं, रेलवे स्टेशन पे। डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, जो हम्पी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सेटल्ड है, सेटल्ड का मतलब कहीं पे निवास करना, कहीं पे फिट करना, कहीं पे स्थान किसी चीज़ को रख देना। लोकेटेड मतलब स्थित। तो यही शब्द उचित होगा कि हम्पी से 130 किलोमीटर जो 13 किलोमीटर जो है आपको वहाँ पर रेलवे स्टेशन है हॉस्पेट, वहाँ पर ट्रेन से आप उतर के और हम्पी विजिट कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पर क्लोज टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है, अगला प्रश्न जो है अपना वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपको दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। तो लूजन दी पर्स स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा या रस्सी भी बोल सकते हैं। तो पर्स की रस्सी या धागा ढीला करना, कहने का मतलब होता है जेब ढीली करना। तो जेब ढीली करना मतलब खर्चा ज़्यादा होने वाला है, जेब ढीली होने का मतलब। तो टू बी माइजरली, माइजरली का तो मतलब होता है कंजूस। टू लूज अ पर्स, इसका तो मतलब हो गया कि भाई पर्स खो गया, पर्स खोना। टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो खर्चे का पैसा बढ़ना, तो भाई पर्स
का रस्सियाँ खुल गई हैं, जेब ढीली हो गई है, मतलब खर्चा बढ़ गया है, तो सी हमारा उचित होगा। रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, ये तो उल्टी बात कर रहा है। रिड्यूस का मतलब कि भाई खर्चे को कम करना, तो यहाँ पर सी होगा आंसर। अगला प्रश्न देखो 93, इसमें अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया अभी। 93 को देखते हैं। 93 के अंदर हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल आ गया है। किसका सवाल आ गया है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ये कह रहा है द चिल्ड्रन सेड टू द नर्स रीमा स्लिप्ड एंड फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। बच्चे जो हैं उन्होंने नर्स से कहा था, क्या कहा था कि रीमा नाम की कोई लड़की है, वो स्लिप हो गई थी, फिसल गई थी और सीढ़ियों से गिर गई थी। ये है हमारा प्रश्न। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है सेड टू। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो आप देखो टोल्ड कहाँ पर है, तो सब जगह टोल्ड है, ठीक है। अब ये चूंकि पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। अब यहाँ स्लिप्ड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यहाँ पर फेल है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो रूल कौन सा चलता है चेंज करने के लिए? VTC। वर्ब से टेंस पता करेंगे, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो हम लोग जानते हैं कि नरेशन में जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस स्थिति में अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल हो तो हम लोग उसको कौन से टेंस में चेंज कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया कि हेड के साथ किसका उपयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। तो आप देखो हेड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? तो ये जो ऑप्शन है डी, इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। सी में है क्या हेड के साथ थर्ड फॉर्म? यहाँ पे हैज के साथ है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपने ले रखा है। यहाँ पे बी में है द चिल्ड्रन टोल्ड टू दी, टोल्ड टू नहीं आएगा, सैड टू ही टोल्ड में चेंज होता है, उसके बाद में सीधा कंजंक्शन दैट लगाते हैं एफर्मेटिव में, तो ये नहीं होगा। कह रहा है द चिल्ड्रन टोल्ड द नर्स दैट रीमा हैड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई स्लिप्ड, एंड फॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 93 में क्या हो जाएगा? ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो 94 में हमें पैराजंबल का क्वेश्चन दिया है और हमें उचित क्रम यहाँ पे बताना है। बहुत ही आसान है पैराजंबल। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। क्या ट्रिक बता रखी है? कि सबसे पहले हमें प्रॉपर नाउन को खोजना है। जब प्रॉपर नाउन मिलेगा वहीं से शुरुआत होगी पैराजंबल की। तो कहाँ है प्रॉपर नाउन? तो ये रहे प्रॉपर नाउन, विजय एंड राजू। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होगी कि विजय और राजू जो थे वे अच्छे दोस्त थे। फिर क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। नाउन को कौन रिप्लेस करता है? प्रोनाउन। तो ये दे किसके लिए आया है? विजय और राजू के लिए, कि एक छुट्टी के दिन वे चलते हुए एक जंगल में चले गए और वहाँ पर वो प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने लगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? अचानक उन्होंने एक भालू को सामने से आते हुए देखा, तो DAB कहाँ है? ये रहा। और फिर लास्ट में सी हो जाएगा कि वे भयभीत हो गए और राजू जो पेड़ पर चढ़ना जानता था फट से किस पर चढ़ गया? पेड़ पर, और विजय को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो अपना ठीक हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन 95 अपनी स्क्रीन पर आ गया है। ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ उचित होना चाहिए खाली स्थान में शब्द। टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच टू स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। कि तकनीक जो है उसकी आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं उनको तकनीक की लत लग गई है और लोग जो है वो ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं स्क्रीन से एवर बिफोर। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हर आदमी मोबाइल स्क्रीन से चिपका हुआ है, सारा ध्यान उसका किस में है? मोबाइल में है। तो टेक्नोलॉजी कैन बी एडिक्टिव। एडिक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ की लत होना। तो यही ठीक होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडिक्टिव है।
इन्फैचुएटेड, इन्फैचुएशन मतलब अंदर से किसी चीज़ की कल्पना करना। आप अपने मन में कोई ख्याली पुलाव पका लें, कल्पना कर लें, उसको इन्फैचुएशन बोलते हैं। वहाँ से इन्फैचुएट वर्ब है। इनकॉरिजिबल मतलब जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जो अपने आप में क्या है, परफेक्ट है, कोई गलती ना करे, उसको अपन बोलते हैं इनकॉरिजिबल। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि भी जो एक से दूसरे में फैले, एक से दूसरे में फैले, उस चीज़ को अपन बोलते हैं कॉन्टेजियस। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 96 अगेन एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आया है, तो इसको कैसे करेंगे। ये कह रहा है बायोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी means an accelerated rate of change in habitat for all creatures of the world। जो जीव वैज्ञानिक हैं उनका ऐसा मानना है कि जिस तरीके से मनुष्य की एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब उसके जो कार्य एक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसका एक अर्थ ये है कि बहुत ही तेजी से हमारा जो वातावरण है, जो हमारी हैबिटेट है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो बदलता जा रहा है और हर प्रकार के जीव के लिए वो चीज़ बदल रही है। क्रिएचर का मतलब होता है जीव। तो भी यहाँ पर देखिए बायोलॉजिस्ट्स के बाद में बिलीव आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आगे भी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही उपयोग होगा। और कह रहा है इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई मीन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है, मतलब अगेन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें अपने को किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन ए नो इम्प्रूवमेंट अपना सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 97 में ये कह रहा है कि टेंडर का अपोजिट बताओ। विलोम शब्द बताना है, अपोजिट मतलब विलोम शब्द। हम लोग विलोम शब्द को एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, एंटोनिम। देखिए टेंडर का मतलब होता है नर्म, टेंडर का मतलब क्या होता है, नर्म। तो इसका हिंदी एक और अच्छा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट तो इसका सिनोनिम है। वार्म का मतलब होता है गर्म, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। जेंटल का मतलब क्या होता है, तो जेंटल का मतलब होता है सभ्य। रफ का मतलब होता है खुरदुरा, रफ का मतलब होता है खुरदुरा। तो जो चीज़ नर्म नहीं है वो कैसी है, खुरदुरी है। तो टेंडर का अपोजिट क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अगला देखो 98। तो 98 में इसने कहा है कि सही स्पेलिंग बताओ। तो मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग होती है MAINTENANCE, ये होती है मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग। तो आप देख लो कि ये स्पेलिंग कहाँ आपको दी हुई है, कहाँ दी हुई है। तो आप कहेंगे कि सर ये स्पेलिंग दी हुई है ऑप्शन ए में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो 99 में एरर बताना है कि वाक्य के कौन से भाग में गलती है। ये कह रहा है द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब ये डिसीज वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है, पास्ट सिंपल। डिसीज का मतलब होता है किसी की मृत्यु होना। ठीक है, डाई जो वर्ब है सेम यही मीनिंग है, डाई का मतलब भी मृत्यु होना, डिसीज का मतलब भी मृत्यु होना। तो ये कह रहा है कि जब रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी किसी मृत की बात हो रही है कि जो मृत व्यक्ति है उसके सगे संबंधी जो है उन्होंने थ्रेटन किया, उन्होंने धमकी दी कि वे उसकी मृत्यु का क्या लेंगे, बदला। अब बदले के लिए आपने जो वर्ड सुन रखा है वो है रिवेंज, लेकिन बदले के लिए एक और वर्ड आ सकता है प्यारे बच्चों, वो है एवेंज।
रिवेंज और एवेंज में क्या फर्क है? अर्थ दोनों का सेम है, बदला लेना। दोस्तों जैसे मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया और मैं स्वयं अपना बदला किसी से लूं तो उसको बोलते हैं रिवेंज, ठीक है। लेकिन अब ये वाक्य में देखो क्या दिया हुआ है कि मृत व्यक्ति के संबंधियों ने धमकी दी कि हम बदला लेंगे। अब कोई व्यक्ति है, किसी को आपने मार दिया, वो तो मर गया तो वो तो बदला नहीं ले सकता। अब बदला कौन लेगा? उसके रिलेटिव, सगे संबंधी। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके स्थान पे बदला ले तो उसको एवेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवेंज। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इस पेपर के अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न कह रहा है कि सही सीक्वेंस बताओ पैराजम्बल। पैराजम्बल की ट्रिक आपको पता ही है, प्रॉपर नाउन ढूंढनी है सबसे पहले। तो प्रॉपर नाउन कौन है? रूही। किसी लड़की की बात हो रही है कि रूही जो है वो बेचैन हो रही थी क्योंकि उसे 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा ट्रेन आने से पहले। मतलब स्टेशन पे पहुंच गई, ट्रेन 2 घंटे लेट थी तो 2 घंटे तक ट्रेन पे इंतज़ार करती रही। फिर क्या हुआ कि रूही ने अचानक एक बच्चे को देखा जो प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था और उसे वो बालक जो है, बच्चा एक नौजवान लड़का था, लगभग 10 साल का होगा और उसके कंधे पर एक छोटा बस्ता भी था। उसने ये भी देखा कि बस्ते के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की शुरुआत सी से होगी। रूही जो है वो बेचैन हो रही थी क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा उसे इंतज़ार करना पड़ा स्टेशन पे। अचानक उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई भीख मांग रहा है। वो एक 10 साल का लड़का था और उसने ये भी नोटिस किया कि उसके बैग में किताब थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो अपना ठीक होगा। इसी के साथ ये पेपर अपना यहाँ पर समाप्त होता है, सॉल्यूशन। इसके आगे की चर्चा करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ये सॉल्यूशंस निरंतर देखते रहिए, ये आपके लिए आने वाली परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।